Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom of chemistry. I am your instructor मोहम्मद इदरीस। आज का जो लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ और लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो पहला टॉपिक है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसको हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को आपने याद रखना है कि ये क्या हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पहली बात तो हो गई कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कहते हैं। उसके बाद इनका जो ग्रुप नंबर होता है, अब इसका ग्रुप नंबर कौन सा होगा, ग्रुप नंबर 3 to 12। तो ये 3 से लेके 12 तक सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि डी सब शेल इज़ इन्वॉल्व्ड, डी सब शेल इज़ involved in electronic configuration, अब इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं ये आपने याद रखना है। दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन बिकॉज दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स because their electrons ट्रांजिट का क्या मतलब होता है, ट्रांजिट आर मूव बिटवीन डी सब शेल्स। ठीक है, डी सब शेल के बिटवीन वो मूव करते हैं। अब इसमें एक और बात हम लिखेंगे कि कौन सा ऐसी सीरीज़ है, जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल अगर ऑन करते हैं तो आपको जो सीरीज़ है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जो पहली सीरीज़ है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो कहाँ से स्टार्ट होती है वो आपने याद रखनी है। स्कैंडियम से लेके, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होगा और ये कहाँ तक जाती है, जिंक तक। जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 30। ठीक है, अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 21। इसमें अगर हम देखते हैं तो 1s2 आ जाएगा, उसके बाद 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद क्या आ जाएगा, आना चाहिए 3d। लेकिन यहाँ पे मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूँ कि 4s की एनर्जी लेस होती है एज़ कम्पेयर टू 3d। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किस में आएंगे, आपने याद रखना है 4s2 और 3d1। अब यहाँ पे जो हमने बात लिखी थी कि इसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, डी सब शेल इन्वॉल्व होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डी के ऊपर एंड कर रही है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनको हम जो कहते हैं दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इसमें कौन सा सब शेल इन्वॉल्व होता है, डी। ठीक है, अब हम इनकी प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डेफिनीशन को डिस्कस किया कि ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और उसके बाद जो इनके ग्रुप्स होंगे, इनको अगर हम पीरियोडिक टेबल से भी देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी ये। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, जो मैंने अभी आपको बात बताई है कि जो स्कैंडियम से लेके जिंक तक,
ठीक है। ये जो एरिया है ये सारे के सारे क्या हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कुछ फर्स्ट सीरीज़ है, सेकंड है और थर्ड है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड भी शामिल हैं जिसमें एफ ब्लॉक शामिल होता है। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। डी ब्लॉक कहाँ तक हैं, ये फर्स्ट दो लाइनें जो हैं डी ब्लॉक की, नीचे जो पोर्शन आएगा वो क्या होगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में चले जाते हैं। ये जो हैं डी ब्लॉक, जिसको मैंने अभी आपके साथ सीरीज़ डिस्कस की कि फर्स्ट स्कैंडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, 21 है, 21 से लेके 30 तक जो कि जिंक है, ये फर्स्ट डी ब्लॉक सीरीज़ है जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन। और इसका मैंने आपके साथ ग्रुप नंबर भी डिस्कस किया है कि 3 से लेके 12 तक, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इनका ग्रुप नंबर कहाँ से कहाँ तक आता है 3 से लेके 12 तक। ये ग्रुप नंबर इनका डिस्कस होता है कि इनको हम ट्रांजिशन सीरीज़ कहते हैं। और इनको हम डी ब्लॉक क्यों कहेंगे, बिकॉज के इनमें डी सब शेल इन्वॉल्व होता है। फिर इनको ट्रांजिशन का वर्ड क्यों देते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो होती है वो डी आर्बिटाल्स के अंदर होती है, ठीक है, मूवमेंट होगी। अब ज़रा हम आगे इससे चलते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम पहले तो ये बात लिखेंगे कि ये जो पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी के इन जो एलिमेंट्स हैं उनकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, या इनके जो कंपाउंड्स होंगे उनकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। बिकॉज डेंसिटी अब किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी डिपेंड्स ऑन यहाँ पे मैं दो चीज़ें लिख रहा हूँ। एक तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मैस के ऊपर, और दूसरा जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, क्लोज्ड पैकिंग के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं बात लिखता हूँ कि हायर द मैस हायर विल बी द डेंसिटी। हायर द मैस हायर विल बी द डेंसिटी। कि मैस अगर ज़्यादा होता है, क्लोज पैकिंग ज़्यादा हो जाती है, तो डेंसिटी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो डेंसिटी का फार्मूला भी याद रखें, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम अगर इनकी डेंसिटी लिखते हैं, द डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, द डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स is high because of larger mass, higher mass and closed packing of the particles of the atoms. Closed packing, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल आपकी बुक के अंदर दी गई है, फॉर एग्जांपल जो टंगस्टन है, इसका जो सिंबल होगा वो W है, और इसकी जो आपकी बुक के अंदर डेंसिटी दी गई है वो कितनी है, 19.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। और जो दूसरा है आयरन, जैसे है आयरन की डेंसिटी आपकी बुक के अंदर कितनी दी गई है, आयरन जो है 7.87 समथिंग ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर गिवन है। तो दोनों की डेंसिटीज़ के अंदर फ़र्क है। जो मोस्ट डेंस एलिमेंट है इन द ये ट्रांजिशन सीरीज़, तो यहाँ पे दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो ठीक ठाक है। टंगस्टन की डेंसिटी है 19.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और जो आयरन है उसकी जो डेंसिटी है वो 7.87
87 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया वो हाई डेंसिटी का था कि इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी पैकिंग बहुत ज़्यादा होती है, टाइटली पैक्ड होते हैं, इनका वेट पर यूनिट वॉल्यूम वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, हायर मेल्टिंग पॉइंट। प्रॉपर्टी नंबर 2 है हाई मेल्टिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट अब क्या होता है, ये टेम्परेचर है, यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे इन डिग्री सेल्सियस होगा। टेम्परेचर वो टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है ये टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। अब ये कैसे होगा कि स्ट्रोंगर द फोर्सेस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दैट इज स्ट्रोंगर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, higher will be the melting point, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात लिखी कि जो मेल्टिंग पॉइंट है या टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड जो है वो लिक्विफाई होता है वो हाई होगा, किस वजह से, जब उसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, वो फोर्सेस जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं उसको हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब यहाँ पे जो ट्रांजिशन सीरीज़ है इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हायर melting point। अब इसकी हम रीज़न क्या लिखेंगे, because they have strong intermolecular forces, they have strong intermolecular forces, interatomic forces भी लिख सकते हैं, intermolecular forces। अब होगा क्या, so higher temperature is required to break these forces, ठीक है। इन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए आपको टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए। अब इसकी एग्जांपल जो आपकी बुक के अंदर लिखी गई है वो दोबारा से टंगस्टन के हवाले से है कि उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल टंगस्टन एक फिलामेंट होता है, मेटल है जिसको हम क्या कहते हैं, W के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका सिंबल W हम क्यों लिखते हैं कि ये वुल्फ्रामाइट एक ओर है जो कि अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन किया जाता है। टंगस्टन को हम उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वुल्फ्रामाइट का जो W है उसके लिए हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं टंगस्टन के लिए, ठीक है। तो इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है तकरीबन 3468 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली। तो ये टंगस्टन को आप मेल्ट करने के लिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर आपको रिक्वायर्ड होता है। बाद लिटरेचर में 68 है, जबकि आपकी बुक के अंदर जो गिवन किया गया है 3422 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आयरन का। आयरन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो Fe है। उसके लिए टेम्परेचर जो गिवन किया गया है वो हमारे पास 1768 डिग्री सेल्सियस,
अब दोनों को आप देख सकते हैं कि आयरन को मेल्ट करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए और जो टंगस्टन है उसको मेल्ट करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए। इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है, इसकी क्लोज्ड पैकिंग भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ एटम्स भी इसकी पैकिंग के अंदर ज़्यादा है यूनिट वॉल्यूम के अंदर। तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तीसरा जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 जो हमारी है वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तीसरी जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है। अच्छा, अब ये जो ऑक्सीडेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये करते क्या हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम किसे कहते हैं। किसी भी एटम के ऊपर जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड में एपरेंट चार्ज होता है उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपाउंड लिखता हूँ इन्हीं ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट्स का, वो क्या है K2Cr2O7। इसमें जो क्रोमियम है, क्रोमियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है Cr। इसका अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हो, एक और भी हम इसी का कंपाउंड लिखते हैं KMnO4। इसमें जो मैंगनीज़ है वो क्या है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है मैंगनीज़। और उसके बाद हम अगर क्रोमियम को एक और फॉर्म में लिखते हैं Cr2O4, ठीक है। इस फॉर्म में अगर लिखते हैं तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दोनों कंपाउंड्स के अंदर वो डिफरेंट होगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं 7, तो -14 आ गया। आपने यहाँ पे इसके लिए फाइंड आउट करना है क्रोमियम के लिए, जबकि यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, इसके नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं 2। अब आपने क्या करना है कि +2 और -14, यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं 2, हमने टोटल सम करना है 0, ठीक है। तो -14 और +2, यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए 6 + 6 के 12 + 2 14 -14, तो ये क्या हो जाता है 0। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अगर इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो पोटाशियम के नंबर ऑफ़ एटम्स 2 हैं, पोटाशियम के ऊपर चार्ज कितना है +1, क्रोमियम के नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं 2, और जो फाइंड आउट करना है क्रोमियम का हमने x फाइंड आउट करना है, और प्लस क्या हो जाएगा 7, और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है = 0। जब इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो +2x - 14 = 0, 2x - 12 = 0, 2x = 12, तो x क्या आ जाएगा +6। तो यहाँ पे जो क्रोमियम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ रहा है +6, ठीक है। अब मैंने अगर एक और फार्मूला लिखा था K2CrO7, अब यहाँ पे अगर हम एक और फार्मूला लिखते हैं जैसे Cr2O4, इसमें अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो 2 × x + 4 - 2 = 0, 2x - 8 = 0, 2x = 8, x = 8/2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 4। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अगर इनके कंपाउंड्स वेरी करते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरी करती है कि जो ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अपना जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी करते हैं। एक मैंने आपको मैंगनीज़ के हवाले से बताया, आप इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हो, और दूसरा इसके साथ होता है मैंगनीज़ डाइऑक्साइड MnO2, जो मैंगनीज़ का कंपाउंड है, आप इसमें भी फाइंड आउट करेंगे तो दोनों केसेस में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएंगे, ठीक है। अब ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स show different oxidation states because
oxidation states because in case of bonding both, अब आपने याद रखना है कि जब बॉन्डिंग होती है तो 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स 3d सब शेल्स आर इन्वॉल्व्ड। इसका क्या मतलब है कि 4s का भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा सकता है और 3d का भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं या एक और कर लेते हैं आयरन की 26 Fe आयरन की 26 का है, तो इसको जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और क्या हो जाएगा 4p6। ठीक है, इसको अगर हम पीरियोडिक टेबल से आप देखते भी हैं तो इसका जो एटॉमिक नंबर है उसकी पोजीशन को भी हम देख सकते हैं। तो जो आयरन है यहाँ पे आप देखें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 26 और इसकी जो वैलेंस कन्फिग्रेशन है 3d6 4s2। अगर आपको गौर से नज़र आ रहा है तो इसको आप देख सकते हैं 3d6 और 4s2। इसी को हमने जो लिखा है बोर्ड के ऊपर वो हम देखते हैं कि अब इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जब कंपाउंड बनेगा, इसका मॉलिक्यूल बनेगा, तो 4s के भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो सकते हैं और सॉरी यहाँ पे आपने एक चीज़ चेंज करनी है 4s एंड 3d6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 4s2, एक चीज़ मैंने यहाँ पे ठीक करनी है 4s2 एंड 3d क्या आ जाएगा 6। अब जो यहाँ पे अगर तो ये क्या करता है Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसका मतलब है ये कौन से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा 4s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। ठीक है, अगर ये Fe3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसका क्या मतलब है कि 2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे प्लस ये वाला इलेक्ट्रॉन भी रिमूव होगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसमें 4s का खाली हो जाएगा और 3d के अंदर कितने रह जाएंगे 5, जबकि Fe2 पॉजिटिव के अंदर 4s 0 हो जाएगा और 3d के अंदर कितने रह जाएंगे 6, के इसने जो 4s के इलेक्ट्रॉन्स थे वो 2 निकाल दिए हैं, जबकि Fe3 के केस में 4s से 2 निकलेंगे और एक किससे निकलेगा d से। इसको हम क्या पढ़ते हैं फेरस, और अगर Fe3 पॉजिटिव के कंपाउंड होते हैं तो उसको हम क्या पढ़ते हैं फेरिक। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास है 4 कलर कंपाउंड्स। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, आपकी बुक के ऊपर कॉपर की भी एग्जांपल मौजूद है, कॉपर को भी आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 है कलर कंपाउंड्स, कलर्ड कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसमें आपने याद रखना है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो कलर्ड कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसकी रीज़न क्या है कि बिकॉज electrons show transition between d subshells। ठीक है, अब इससे हो गया क्या, ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन ईच, हम यहाँ पे एक और बात लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन electrons in each elements shows different colors during
डी एक्साइटेशन। ठीक है, आपकी बुक के अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूवमेंट करते हैं डी सबशेल्स के अंदर। तो जब ये फ्लिपिंग करेंगे तो उस दौरान क्या होगा कि कोई कलर इम्पार्ट होगा डूरिंग दिस मूवमेंट। तो हर एक जो एलिमेंट होगा उसका स्पेसिफिक कलर होता है। फॉर एग्जांपल जो हम कलर डिस्कस करते हैं, जो लेट्स से कि हमारे पास आयरन है, आयरन के जितने कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादातर उनका जो कलर आता है वो चॉकलेट्स इसका इस टाइप का होता है। कॉपर जो है ये ब्लू और ग्रीन कंपाउंड शो करता है, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, उसके बाद जो एक और हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो क्रोमियम है, ठीक है, क्रोमियम के हवाले से आप लिख सकते हैं कि सी आर के जो ज़्यादातर कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादातर ऑरेंज या फिर क्या होगा ऑरेंज या फिर इस तरह का, या फिर इसका जो होगा वो येलो कलर, ये क्रोमियम के कंपाउंड्स का होता है। तो आपने याद रखना है कि इनके कलर्स कंपाउंड्स होते हैं। इसमें बेसिकली जो एक कंसेप्ट भी है वो आपको अगर समझ आ जाता है तो डी सब शेल जो है, डी सब शेल्स के ये इसने कंप्लीट बात लिखी नहीं है। डी सब शेल के हमारे पास 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, जो कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्र, वाई स्क्र और डी जी स्क्र। इसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो 2 ऑर्बिटल अप हो जाते हैं और 3 ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, लो। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है तो ये जंप करने के बाद कहाँ चला जाता है, इस ऑर्बिटल के अंदर, सब शेल के अंदर। ठीक है, ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है। जब ये वापस आएगा इस दौरान ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब ये वापस आता है उस पोजीशन से तो इस दौरान ये एनर्जी को रिलीज़ करता है। इस एनर्जी के साथ क्या होती है, स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। और वेवलेंथ क्या होता है, बेसिकली कलर होता है। जब ये अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है तो उसके साथ हमें फोटॉन की फॉर्म में ये लाइट इमिट होती है और उस फोटॉन के साथ क्या होता है, कलर इम्पार्ट होता है। तो हर एलिमेंट का अपना कलर होता है। हर एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करता है जो कि कलर इम्पार्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद है कैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कैटालिटिक एक्टिविटी। पांचवी जो है कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि कैटलिस्ट हम किसे कहते हैं, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, केमिकल्स। ये एलिमेंट भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एलिमेंट या कोई कंपाउंड भी हो सकता है जिसको हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, दैट आर यूज्ड टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे, कैटालिस्ट। ठीक है, these chemicals जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह रहे हैं, these chemicals do not involve in chemical reaction, involve in chemical reaction। सिर्फ वो क्या करते हैं, ये रिएक्शन को फिजिबल बनाते हैं, उनकी स्पीड केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें जो हम एग्जांपल्स लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो एग्जांपल में अगर जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आयरन है एफ ई कहाँ यूज़ होता है, एफ ई यूज़ होता है हैवेस प्रोसेस के अंदर। हैवेस प्रोसेस में क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करके क्या बना रहे होते हैं, अमोनिया गैस बना रहे होते हैं। इस दौरान जो कैटलिस्ट यूज़ होता है
वो क्या होगा, आयरन यूज़ होगा फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे हम इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर लेते हैं 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे जब हमने अमोनिया गैस प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए हम कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद दूसरा है कैटालिटिक कन्वर्टर्स, प्लेडियम और प्लाटिनम। प्लेडियम पीडी या फिर प्लाटिनम को हम किस लिए यूज़ करते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर के तौर पे। कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या होते हैं, ये जो गाड़ियों में हार्मफुल एग्जॉस्ट आ रहे होते हैं उनको हम लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए जो व्हीकल्स होती हैं उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर इंजन के अंदर यूज़ करते हैं ताकि जो गैसेस हैं वो लेस हार्मफुल गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएं। उसके बाद जो एक और है फॉर एग्ज़ाम्पल जो तीसरी एग्ज़ाम्पल है उसमें जब हम इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर ऑयल को मार्गरीन और वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, लेट्स से कि ये हमारे पास ऑयल है, ऑयल को हम मार्गरीन या वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं, सॉलिडिफाई कर रहे होते हैं। इस दौरान निकल कैटलिस्ट यूज़ हो सकता है, प्लाटिनम हो सकता है या फिर प्लेडियम चारकोल। हम 3 कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो निकल, प्लाटिनम और ये किस में होता है, इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जब आप ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हो तो उस दौरान कौन से कैटलिस्ट यूज़ हो सकते हैं, निकल, प्लाटिनम या फिर प्लेडियम चारकोल। ठीक है, अब हमारा एक और टॉपिक भी था जिसको हमने क्लियर करना था। एक और भी है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के दौरान जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है जिसमें हम इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं, उसमें जो हम यूज़ करते हैं वो प्लाटिनम होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं फ्रॉम सल्फ़र ट्राईऑक्साइड से। ये मुख्तलिफ स्टेप से होता हुआ फिर सल्फ्यूरिक एसिड्स तक पहुंचता है, क्योंकि सिर्फ एक सल्फ़र ट्राईऑक्साइड इसमें यूज़ नहीं होती, डिफरेंट केमिकल्स हैं। तो इसमें हम जो कैटलिस्ट यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, प्लाटिनम इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो ये आज का जो लेक्चर था इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी तो मैं आपके क्वेश्चन नहीं ले सका। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन होता है, किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम होती है, इशू होता है, बाज़ औक़ात हम लिख रहे होते हैं तो कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड करें ताकि उसको हम डिस्कस कर लिया करें। तो एज सच कोई इशू नहीं है, आप ज़रूर अपनी फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ऐड करें। तो आज का जो लेक्चर हमने कवर किया है वो ट्रांजिशन एलिमेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकते हैं। कल हम इंशाल्लाह लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स और फर्दर जो है उसको साथ मिलाएंगे हैलोजेंस के साथ। ठीक है, हालांकि ये छोटा सा टॉपिक है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स, लेकिन हम इसमें कुछ बातें डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो होप सो कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अंडरस्टैंड हुआ होगा। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।